एक बार पुनः बेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा, समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे ही है ना बेटा अपना जो लेसन चला हुआ है, ठीक है, मानव विकास की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, उससे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो मानव विकास, ठीक है ना, और मानव विकास के अंदर मैंने आपको बेटा पिछले वीडियो में एक प्रश्न बताया था कि गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है ना। प्रश्न को देखना बेटा, है ना, कि क्वेश्चन बन गया बेटा आपका गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है। गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है, ध्यान देना बेटा ना। थोड़ा सा एक बार परिभाषा को स्पष्ट कर देता हूँ ना। किसी बच्चे ने पूछा था कि गरीबी और निर्धनता दोनों वर्ड अलग अलग हैं, तात्पर्य एक ही निकलता है, समझ में आ गया। तो गरीबी का मतलब क्या होता है बेटा, कि गरीबी जो होती है ना, ये मैंने आपको बताया था बेटा, ये वंचित रहने की अवस्था है। क्या की अवस्था है? गरीबी वंचित रहने की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है ना। अब वंचित रहने की अवस्था का मतलब है ना कि जो व्यक्ति गरीबी के अंदर पाया जाता है बेटा, उसके पास में, ठीक है, अपना मानव जीवन जीने के लिए जितनी भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में वह व्यक्ति असक्षम होता है। समझ में आ गया क्या होता है बेटा? असक्षम होता है, या कहूँ तो बेटा असमर्थता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और काय के लिए असमर्थता को प्रदर्शित करता है? समझ में आ गया। मानव अपना जीवन जीने के लिए जितनी भी क्या होती है बेटा आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा न कर पाने की, ध्यान से सुनिएगा ये वर्ड का मतलब है ना, उनको पूरा न कर पाने की स्थिति को क्या करता है बेटा? प्रदर्शित करता है। गरीबी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? गरीबी कहलाती है ना। इसके अलावा गरीबी की एक और परिभाषा है, ठीक है ना। एक और परिभाषा क्या है? जैसे मान लो बेटा कोई मानव है, ठीक है, या बराबर मानवीय समूह है। क्या है बेटा? मानवीय समूह है, ठीक है ना। तो कोई मानव है या कौन है बेटा? मानवीय समूह है। समझ में आ गया। और जब यही मानव या कहूँ तो बेटा मानवीय समूह, समझ में आ गया, या मानव या मानवीय समूह की यहाँ भी परिभाषा वैसी की वैसी है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें ना। तो मानव या मानवीय समूह की वह स्थिति, बस यहीं से आगे आंसर है ना। तो मानव या मानवीय समूह की बेटा वह स्थिति जिसमें वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, समझ में आ गया, अपनी कौन सी आवश्यकताओं? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी यार बेटा प्राप्त करने में बराबर क्या होता है? असमर्थ होता है। यानी कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी क्या नहीं कर पाता है? पूरा नहीं कर पाता है। गरीबी कहलाती है। समझ में आ गया। मूलभूत आवश्यकताओं, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब मानव के लिए तीन, आपने बचपन से पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें तो, है ना, कि मानव के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें, जैसे आ जाता है रोटी। क्या आ जाता है बेटा? रोटी, ठीक है। कपड़ा, क्या आ गया? कपड़ा व मकान, कपड़ा व मकान, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रोटी से लगभग कहूँ तो भोजन। क्या आ गया? भोजन। कपड़ा से बन जाएगा वस्त्र, और मकान से बन जाएगा बेटा, मकान से बन जाता है अधिवास। क्या बन जाता है? अधिवास, ठीक है। मानव को रहने के लिए क्या चाहिए होता है? समझ में आ गया। एक मकान चाहिए होता है, या मानव अपने रहने के लिए याद रखना बेटा, है ना, किसका निर्माण करता है? अधिवासों का निर्माण करता है ना। अधिवास, इससे जस्ट अगला लेसन मानव विकास के बाद में अगला चैप्टर आपका अधिवास ही आ रहा है। समझ में आ गया। तो अधिवास का निर्माण भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई परिस्थितियां होती हैं। समझ में आ गया। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जलवायु जो है कैसी पाई जाती है? प्रतिकूल पाई जाती है। एक तरफ उष्ण जलवायु है, या एक तरफ कहूँ तो बेटा शीत जलवायु है। समझ में आ गया। तो जलवायु के प्रकोप से बचने के लिए भी, है ना, मानव जो है अपने रहने के लिए क्या बनाता है? आवास बनाता है। मानव कहूँ तो बेटा एक सामाजिक प्राणी होता है, और समाज में रहने के नाते, समझ में आ गया, समाज में सभी लोगों के साथ रहने के नाते भी मानव को याद रखना बेटा काय की आवश्यकता पड़ती है? आवास, या कहूँ तो बेटा अधिवास की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया। इसके अलावा जंगली जानवरों के आतंक से बचने के लिए भी, समझ में आ गया, जंगली जानवरों के आतंक से बचने के लिए भी मानव को एक काय की आवश्यकता पड़ती है? अधिवास की, या कहूँ तो बेटा आवास की या मकान की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया। इसके अलावा मानव अपने दैनिक जीवन में, समझ में आ गया, कोई भी चीज़ें हैं जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, समझ में आ गया, खाद्यान्न वस्तुएं हैं, समझ में आ गया, इन खाद्य वस्तुओं को भी, है ना, जैसे कहूँ तो तेज़ धूप से बचाने के लिए, है ना, तीव्र गति से बहती हुई पवनों से बचाने के लिए, तेज़ गर्म पवनों से बचाने के लिए, है ना। इसके अलावा कहूँ तो बेटा शीत जलवायु से, ठीक है, शीत जलवायु से स्वयं को और अपने याद रखना बेटा दैनिक जीवन में काम आने वाली खाद्य वस्तुओं को बचाने के लिए भी, है ना, मानव जो है काय का निर्माण करता है? आवास, या कहूँ तो बेटा अधिवास का निर्माण करता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे। अब यहाँ
परिभाषा गरीबी की आ चुकी है। दो टाइप से मैंने बता दिया ना कि गरीबी बराबर एक तो काय की अवस्था है बेटा, वंचित रहने की अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है, ठीक है, अपना मानव जीवन जीने के लिए, समझ में आ गया, गरीबी वंचित रहने की अवस्था है जिसके अंतर्गत मानव जो है अपना जीवन जीने के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उम्मीद करता हूं प्रश्न का आंसर आपको यहां समझ में आ गया होगा, है ना। इसके अलावा देखना बेटा कि कोई मानव या मानवीय समूह, ठीक है ना, कोई मानव या मानवीय समूह, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया बेटा आगे, कोई मानव या मानवीय समूह, ठीक है, उसकी बराबर कौन सी स्थिति, उसकी बराबर वह स्थिति जिसमें वह, याद रखना बेटा, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, ठीक है ना, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त न कर पाने की स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, या मूलभूत आवश्यकताओं को भी बराबर क्या नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, गरीबी कहलाती है। समझ में आ गया। अच्छा बेटा, आपका ध्यान यहाँ दोबारा से चाहूँगा बेटा, आपके 12th क्लास में ये भी टॉपिक आया हुआ है कि गरीबी, और गरीबी के भी कितने प्रकार होते हैं बेटा, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? गरीबी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। गरीबी का एक प्रकार तो है बेटा निरपेक्ष गरीबी। गरीबी का एक प्रकार तो कौन सा है बेटा? निरपेक्ष गरीबी। क्लियर। इसके अलावा गरीबी का दूसरा प्रकार है बेटा सापेक्ष गरीबी। कौन सा गरीबी? सापेक्ष गरीबी। ध्यान देना बेटा ना। तो गरीबी और गरीबी के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक तो आ जाता है बेटा निरपेक्ष गरीबी और एक आ जाता है बेटा सापेक्ष गरीबी। क्लियर। अच्छा बेटा, जो निरपेक्ष गरीबी है ना, जो निरपेक्ष गरीबी है, इसकी परिभाषा सेम किसकी भांति है? गरीबी की, है ना। जो हमने काय की परिभाषा निकाली थी बेटा? गरीबी की। तो कैसे निकालेंगे, है ना, कि निरपेक्ष गरीबी किसे कहेंगे, है ना। तो निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या होता है बेटा कि निरपेक्ष गरीबी की वह स्थिति होती है, या कहूँ तो बेटा वह अवस्था होती है जिसमें मानव या मानवीय समूह, ठीक है, अपनी बराबर वही कौन सी आवश्यकताओं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को बराबर क्या नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है। क्लियर है ना। तो निरपेक्ष गरीबी का विचार, आगे सुनना क्या कह रहा हूँ ना, कि निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों के लिए, है ना। तो निरपेक्ष गरीबी का विचार कैसे राष्ट्रों के लिए? अविकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। क्लियर। तो निरपेक्ष गरीबी का विचार तो कौन से राष्ट्रों के लिए? अविकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी, कौन सी गरीबी? जबकि सापेक्ष गरीबी का विचार विकसित राष्ट्रों के लिए, किन के लिए बेटा? विकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। बोलो आंसर आया कि नहीं आया, है ना। जबकि सापेक्ष गरीबी का संबंध किससे होता है, ये भी तो निकालो कि सापेक्ष गरीबी का संबंध किससे होता है। तो सापेक्ष गरीबी का संबंध किससे होता है? ध्यान देना बेटा, है ना। मैं आपको यहां लिख देता हूं, राष्ट्रों या समाज की, या राष्ट्रों, विभिन्न राष्ट्र हो सकते हैं, या समाज की, राष्ट्रों या समाज की विभिन्न वर्गों के मध्य, राष्ट्रों या समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आय की असमानता। यह है आंसर जो मैं आपको बोल रहा हूं, आय की असमानता से है। आय की कैसे है? असमानता से है। ठीक है ना। सुनो बेटा, हाँ बेटा, तो निरपेक्ष गरीबी का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया। सापेक्ष गरीबी का संबंध किससे होता है ना। तो सापेक्ष गरीबी का संबंध राष्ट्रों या समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य, समझ में आ गया, समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य, ये देखो इधर, आय की असमानता से है। कैसे है बेटा? आय की असमानता से है, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। समझ में आ गया? क्या कहलाती है? सापेक्ष गरीबी कहलाती है। ठीक है। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि सापेक्ष गरीबी का जो विचार है ये कैसे राष्ट्रों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। याद रखना बेटा, सापेक्ष गरीबी का विचार विकसित राष्ट्रों के लिए, कैसे राष्ट्रों के लिए? विकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि निरपेक्ष गरीबी का जो विचार है ये अविकसित राष्ट्रों के लिए, कैसे राष्ट्रों के लिए? अविकसित राष्ट्रों के लिए बराबर क्या माना जाता है? अधिक उपयोगी माना जाता है। देखना बेटा, सापेक्ष गरीबी को मैं थोड़ा सा यहाँ इधर और समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। जैसे 2 देश हैं, पहला देश और ये दूसरा देश, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि बेटा जो पहला वाला देश है, समझ में आ गया, जो पहले वाला देश है इसकी आय, समझ में आ गया, इसकी आय, है ना। जो दूसरा वाला देश है इस दूसरे देश की आय की तुलना में, समझ में आ गया, यानी कि एक देश की आय, ठीक है ना, दूसरे देश की आय की तुलना में, समझ में आ गया। पहले वाले देश की आय जो है दूसरे देश की आय की तुलना में अधिक है। कैसी है बेटा? अधिक है। समझ में आ गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे दोनों राष्ट्रों में आय की असमानता निकल कर आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। समझ में आ गया। तो एक राष्ट्र की आय अगर दूसरे राष्ट्र की आय की तुलना में अधिक है तो याद रखना बेटा, जिस राष्ट्र की आय अधिक है, समझ में आ गया, जिस राष्ट्र की आय क्या है, अधिक है, उस राष्ट्र को याद रखना बेटा, जिस राष्ट्र से, समझ में आ गया, इसको हमने क्या किया था, कंपेयर किया था, तुलना किया था। समझ में आ गया। तो जिस राष्ट्र की आय क्या होती है, अधिक होती है, समझ में आ गया, वह दूसरे राष्ट्र की तुलना में, समझ में आ गया, दूसरे राष्ट्र की तुलना में ये पहला वाला राष्ट्र जिसकी आय अधिक है, यह बराबर याद रखना बेटा क्या माना जाएगा, अधिक विकसित माना जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये है बेटा आपका, और आपके सिलेबस में यहाँ ये प्रश्न भी बना हुआ है। क्या प्रश्न बना हुआ है कि निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में बराबर क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया। तो दोनों में दो अंतर करने हैं हमें। कितने अंतर करने हैं बेटा, दोनों गरीबी के मध्य में हमें कितने अंतर कर देने हैं, दो अंतर कर देने हैं। और दो अंतर कैसे करोगे, दोबारा से आपका ध्यान चाहूंगा। एक तरफ तो निरपेक्ष गरीबी का परिभाषा लिख देना और दूसरी तरफ सापेक्ष गरीबी की परिभाषा लिख देना। क्लियर। इसके अलावा निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि सापेक्ष गरीबी का विचार जो है, याद रखना बेटा, विकसित राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं अपना जो प्रश्न बेटा ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्या प्रश्न है अपना कि गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है ना। चलते हैं आंसर की ओर। तो लिखना बेटा, मानव या मानवीय समूह की ऐसी स्थिति, बता लेता हूं इसको मैं ना, मानव, आराम से पढ़िए, है ना, मेहनत कीजिए, दिमाग लगाकर आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो गरीबी की परिभाषा निकाल रहे हैं अपन, है ना बेटा। तो मानव या मानवीय समूह की ऐसी स्थिति जिसमें वह, देखो बेटा, मानव या मानवीय समूह, मानव या मानवीय समूह, मानव या मानवीय समूह की ऐसी, मानव या मानवीय समूह की ऐसी स्थिति। ठीक है बेटा। तो मानव या मानवीय समूह की ऐसी स्थिति जिसमें वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, बता दिया मैंने आपको पहले, है ना, जिसमें वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, जिसमें वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, जिसमें वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, ठीक है, जिसमें वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, पूरा कीजिए परिभाषा को बेटा, मूलभूत आवश्यकताओं को लिख देना आगे, पूरा करने में असक्षम होता है। पूरा करने में क्या होता है बेटा, असक्षम होता है। पूरा करने में क्या होता है बेटा, असक्षम होता है ना। या लगा करके नीचे, है ना, प्रश्न के आंसर में, इसी प्रश्न के आंसर में या लगा करके गरीबी की दूसरी परिभाषा मैं आपको लिख रहा हूं। ठीक है, उसको भी देखना बेटा। लिखना, गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। लिखना बेटा, गरीबी वंचित रहने की, गरीबी वंचित रहने की अवस्था है जिसके अंतर्गत, गरीबी वंचित रहने की अवस्था है जिसके अंतर्गत मानव, ठीक है ना, तो जिसके अंतर्गत आगे लिखना बेटा, मानव जीवन जीने के लिए, जिसके अंतर्गत मानव क्या जीने के लिए, जिसके अंतर्गत मानव जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं, जीवन जीने के लिए क्या बेटा, आवश्यकताओं। ठीक है ना। आगे लिखना, जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की, आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की, पूरा न कर पाने की स्थिति, पूरा न कर पाने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। पूरा न कर पाने की स्थिति को क्या करता बेटा, प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है।
इसी प्रश्न के आंसर में लिख देना बेटा, गरीबी के दो प्रकार, गरीबी के दो प्रकार, दोनों प्रकारों को लिख देना, केवल नाम लिख देना है ना। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में अंतर आएंगे जिनको मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना। तो केवल यहाँ तो ये बात लिखनी है हमें चलते चलते हिंट के तौर पर, समझ में आ गया कि कौन सी बात लिखनी है कि गरीबी के दो प्रकार, समझ में आ गया, ताकि हमें ये लगे कि हाँ गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, वो वाली बात हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है ना। तो गरीबी के दो प्रकार लिखना बेटा, गरीबी के दो प्रकार आप निकाले बेटा, एक तो बताया मैंने आपको निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। लिखना बेटा गरीबी के दो प्रकार, निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, और दूसरा लिखना बेटा सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। गरीबी के दो प्रकार निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, आगे लिख देना बेटा पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, बता दो बेटा यहां तक, है ना। तो गरीबी कई तरीकों से मापी जाती है बेटा, है ना, कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में कितना खर्च करता है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में कितना खर्च करता है, दोनों इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में, समझ में आ गया। तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना खर्च करता है ना, तो इसके आधार पर भी, ठीक है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना उपभोग करता है, कितनी कैलोरी, कितनी कैलोरी, कैलोरी का मतलब भोजन की एक मात्रा है, समझ में आ गया, कितने कैलोरी भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है या उपलब्ध उसको है, समझ में आ गया। इसका मतलब एक तो हमने क्या आधार बनाया गरीबी को निकालने का, कि ये लोग वाकई बीपीएल रेखा से नीचे हैं, या कहूँ तो बेटा गरीबी रेखा से नीचे हैं, समझ में आ गया। तो गरीबी रेखा से नीचे लोगों का मापन का आधार पर किया जाता है, विभिन्न विभिन्न आधार हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एक आधार तो कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, समझ में आ गया, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना खर्च करता है, खर्च करने की उसकी राशि कितनी है, समझ में आ गया। और दोनों ही इलाकों में, शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी, समझ में आ गया। दूसरा देखना बेटा, है ना, गरीबी को मापन करने का दूसरा आधार है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, है ना, कैलोरी उपभोग की मात्रा। ध्यान से सुनना क्या कहा है मैंने आपको ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी उपभोग की मात्रा, ठीक है। और कैलोरी उपभोग की मात्रा भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कैसे निकल के आती है, अलग अलग निकल कर आती है, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं बेटा कि ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, समझ में आ गया, ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में जो भोजन की मात्रा निर्धारित की गई है वो है बेटा 2400 कैलोरी भोजन। कितना है, 2400 कैलोरी। ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा आपको ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी, समझ में आ गया। भोजन प्राप्त करने वाला व्यक्ति, समझ में आ गया, गरीब नहीं है, अगर इससे नीचे कहीं भोजन की मात्रा जाती है, समझ में आ गया, कौन से इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, तो वह व्यक्ति बराबर क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, समझ में आ गया। इसके अलावा यही भोजन की मात्रा जो है, समझ में आ गया, यही भोजन की मात्रा जो है अब ग्रामीण क्षेत्र की बजाय हम बात करते हैं नगरीय क्षेत्र की, या कहूँ तो बेटा शहरी क्षेत्र की, समझ में आ गया। और शहरी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में यही भोजन की जो मात्रा है 2100 कैलोरी। कितने कैलोरी बेटा, 2100 कैलोरी भोजन की मात्रा रखी गई है। कितने कैलोरी, 2100 कैलोरी भोजन की मात्रा रखी गई है, समझ में आ गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कितना भोजन, 2400 कैलोरी। कितना बेटा, 2400 कैलोरी भोजन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, समझ में आ गया। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कितना, 2100 कैलोरी भोजन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, समझ में आ गया। प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है, इतना प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन अगर इस भोजन की मात्रा या लिमिट से अगर कोई व्यक्ति कम भोजन प्राप्त करता है प्रतिदिन के अंदर, समझ में आ गया, तो वह व्यक्ति बराबर क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, तो भोजन की मात्रा याद रखना, कितना कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में कितना है, 2100 कैलोरी, ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, अगला प्रश्न है बेटा हमारा, नोटिस करना, बेरोजगारी। लिख लो पहले, ये प्रश्न काम आने वाले हैं ना। बेरोजगारी से आपका, बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है। अब बेरोजगारी का मतलब क्या होता है ना, कि बेरोजगारी बहुत नॉर्मल वर्ड है ना, लेकिन भारत के अंदर देखना बेटा, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, निर्धनता, कुपोषण, भुखमरी, समझ में आ गया, है ना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये कई ऐसी भारत के अंदर पाई जाने वाली, याद रखना बेटा, विकराल क्या हैं, समस्याएं हैं, समझ में आ गया।
क्या है भारत के अंदर ये पाई जाने वाली, या भारत के अंदर यार बेटा विकास के मार्ग में आने वाली क्या है ये बाधाएं, क्या है बेटा बाधाएं, जिनके कारण भारत या भारत का संपूर्ण जो है यार बेटा क्या नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है। समझिएगा बेटा, है ना। अच्छा, तो मैंने क्या कहा आपको कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है ना। तो बेरोजगारी की भी मैं आपको दो प्रकार से परिभाषाएं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं बेटा मानव या कोई भी मानवीय समूह है, ठीक है, और उसको जब यार रखना बेटा, है ना, कैसी दरों पर, प्रचलित दरों पर, ध्यान देखना क्या वर्ड लिखा मैंने आपको ना, कि किसी भी व्यक्ति को, है ना बेटा, जब कैसी दरों पर, अरे बेटा प्रचलित दरों पर, ठीक है, जब उसे बराबर क्या प्राप्त नहीं हो पाता है, रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जब किसी मानव को, है ना, जो कार्य करने का इच्छुक है, तो उस कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को जब यार करना बेटा कैसी दरों पर, अरे बेटा प्रचलित दरों पर, जब यार करना बेटा क्या प्राप्त नहीं हो पाता है, रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। और प्रचलित दर का मतलब क्या होता है ना, कि गवर्नमेंट ने किसी भी कार्य को करने के उपरांत दरें फिक्स की हुई हैं कि इतना तो आपको बराबर क्या प्राप्त होगा ही, वेतन प्राप्त होगा ही। समझ में आ गया। और ये सरकार के द्वारा लिमिट फिक्स होने के बाद में भी, कि ये कार्य करने के बाद में आपको इतना वेतन प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी आपके पास करने के लिए कोई भी क्या नहीं है, कार्य नहीं है। बात समझ में आई, बोलो। तो ये क्या कहलाएगी, बेरोजगारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बेरोजगारी। एक तो परिभाषा ऐसे बनती है बेरोजगारी की, है ना बेटा। दूसरी परिभाषा बेरोजगारी की कैसे बनती है, कि याद रखना बेटा, कि बेरोजगारी जो है ना, कार्य के अभाव की, कार्य के अभाव की, एक वर्ड लिखा है मैं इस खाली बस, है ना, कार्य के अभाव की। और आप इतने समझदार हो और इतनी समझदार क्लास है आपकी बेटा, कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य के अभाव की बेरोजगारी वह स्थिति होती है। समझ में आ गया। या कहूँ तो बेटा बेरोजगारी के अंदर कार्य के अभाव की स्थिति पाई जाती है। जैसा आप चाहें आप सेटल कर सकते हो वर्डों को ना। हाँ, तो कार्य के अभाव की वह स्थिति होती है बेटा, जिसके अंतर्गत, है ना, कोई भी योग्य नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है ना, रोजगार प्राप्त करना तो चाहता है ना, रोजगार प्राप्त करना तो चाहता है, कार्य करने का इच्छुक तो है, लेकिन फिर भी उसके पास करने के लिए कोई भी कार्य नहीं है। समझ में आ गया। तो यार रखना क्या कहा मैंने आपको, कि कार्य के अभाव की वह स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव, समझ में आ गया, कार्य करने का इच्छुक तो है, कार्य प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन फिर भी याद रखना बेटा उसके पास करने के लिए बराबर कोई भी क्या उपलब्ध नहीं है, कार्य उपलब्ध नहीं है। ये भी क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है ना। चलते हैं, अब आंसर लिख देता हूं मैं आपको ना, कि बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है। लिखना बेटा आंसर, कि बेरोजगारी का मतलब सीधा सीधा दोनों परिभाषाएं निकालेंगे अपन, है ना। कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति या समूह को, कार्य करने के इच्छुक, कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति या समूह को प्रचलित दरों पर, कैसी दरों पर, प्रचलित दरों पर, ठीक है ना। और प्रचलित दरों पर आगे लिखना बेटा, कि किसी व्यक्ति या समूह को जब, याद रखना बेटा, प्रचलित दरों पर, ठीक है ना, और प्रचलित मजदूरी दरों पर रोजगार उपलब्ध न हो पाने की, प्रचलित मजदूरी दरों पर, प्रचलित मजदूरी दरों पर रोजगार, प्रचलित मजदूरी दरों पर रोजगार प्राप्त न हो पाने, रोजगार प्राप्त न हो पाने, ठीक है। पूरी परिभाषा जो मैंने आपको बोलकर समझाई थी वही परिभाषा आ गई सेम टू सेम, है ना। तो कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति या समूह को प्रचलित मजदूरी दरों पर रोजगार प्राप्त न हो पाने की स्थिति को, रोजगार प्राप्त न हो पाने की, रोजगार प्राप्त न हो पाने की स्थिति को, ठीक है, रोजगार प्राप्त न हो पाने की स्थिति को लिख दीजिए बेटा। आगे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, या लगाओ अब, ठीक है। दूसरी परिभाषा इसकी, या बेरोजगारी की दूसरी परिभाषा लिखना बेटा, कार्य के अभाव की वह स्थिति, कार्य के अभाव की, कार्य के अभाव की, कार्य के अभाव की वह स्थिति, लिख रहा हूं मैं, आ गया ना, कार्य के अभाव की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति
जिसमें व्यक्ति रोजगार प्राप्त करना तो चाहता है, रोजगार आगे लिखना बेटा, प्राप्त करना तो चाहता है, जिसमें व्यक्ति रोजगार प्राप्त करना तो चाहता है, आगे लिखना बेटा, रोजगार प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन आगे लिखना बेटा, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी करने के लिए उसके पास कोई भी रोजगार नहीं है। तो कार्य के अभाव की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति रोजगार प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन फिर भी उसके पास करने के लिए कोई भी कार्य या लिख देना बेटा, कोई भी कार्य, या ऑब्लिक लगा के लिख देना, कोई भी कार्य या रोजगार उपलब्ध नहीं है, ठीक है, लिख देना बेटा, क्या कहलाता है, बेरोजगार या बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बेटा व्यक्ति जो है, मानव जो है, मानवीय समूह जो है ना, बगैर किसी कार्य के, है ना, बगैर किसी कार्य के बराबर रखना बेटा लगभग पूरे वर्ष भर, समझ में आ गया, बिना किसी कार्य के निठल्लेपन की प्रवृत्ति के अंदर पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को नॉर्मल स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है कि निठल्ला है। क्या है बेटा, निठल्ला है, निठल्लेपन की प्रवृत्ति के अंदर पाया जाता है। क्लियर। तो आगे लिख देना बेटा, क्या कहलाती है, बेरोजगारी, बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। आगे आप पढ़ोगे चैप्टर के अंदर कि बेरोजगारी के भी बराबर क्या बतलाइए, प्रकार बतलाइए। तो देखना बेटा, जैसे बेरोजगारी के मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो होता है शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी बेटा, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। अब शिक्षित बेरोजगारी कैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है बेटा मौसमी बेरोजगारी। बेरोजगारी का दूसरा प्रकार बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो एक तो होती है शिक्षित बेरोजगारी, एक होती है बेटा मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। और एक जैसे मैं आपको बता दूं बेटा, कई बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि छिपी हुई बेरोजगारी। ध्यान देना बेटा क्या कह रहा हूँ ना, कई बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है, एक नंबर के लिए बनकर आता है प्रश्न, ना। तो छिपी हुई बेरोजगारी, या इसी को मैं कह सकता हूं बेटा प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कह सकता हूं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ध्यान से सुनना क्या क्या कह रहा हूं मैं आपको, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो मैंने आपको यहां ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने आपको प्रकार लिखे हैं, ये बेरोजगारी के ही क्या बनते हैं, प्रकार बनते हैं। समझ में आ गया, बेरोजगारी के ही क्या बनते हैं, प्रकार बनते हैं। समझ में आ गया, शिक्षित बेरोजगारी, दूसरा मैंने आपको बताया बेटा मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। और तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया बेटा छिपी हुई बेरोजगारी, या कहूं तो इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये लिख दिया मैंने आपको यहाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्लियर। अच्छा, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं ना कि बेरोजगारी इतनी बड़ी चीज है। देखते हैं, मैं खुद उदाहरण नहीं दे रहा हूँ बना के कि ये बना के उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है, नहीं, है ना। एमए कर लो, बीएड कर लो, लेकिन फिर भी बेटा ऐसे आपने कई उदाहरण देखे होंगे आपके आसपास के परिक्षेत्र में कि उनके पास करने के लिए लगभग फिर भी कोई क्या नहीं है, कार्य नहीं है। समझ में आ गया। एमए बीएड करने के उपरांत कृषि उपज मंडी के अंदर मैंने भी कई ऐसे क्वालिफाई बंदों को कृषि उपज मंडी के अंदर, है ना बेटा, है ना, एक नॉर्मल सा कार्य हो जाता है ना बेटा, योग्यता के अनुसार कार्य नहीं है वो। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया, योग्यता के अनुरूप वो क्या नहीं है, कार्य नहीं है। कृषि उपज मंडी के अंदर, है ना, बोरियां ढोने का और बोरियां रखने का कार्य करते हैं, तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार बराबर क्या नहीं मिल पाया है, रोजगार नहीं मिल पाया है। शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। समझ में आ गया। तो जब इकाई के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी याद रखना बेटा योग्यता के अनुसार, समझ में आ गया, जब क्या उपलब्ध नहीं हो, रोजगार उपलब्ध नहीं हो, तो याद रखना बेटा वह बेरोजगारी बराबर कौन सी बनती है, शिक्षित बेरोजगारी बनती है। क्लियर। इसके अलावा दूसरे नंबर की बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, है ना। अब मौसमी बेरोजगारी जो है विशेषता याद रखना बेटा, है ना, कौन से कार्य के अंदर पाई जाती है, कृषि कार्य के अंतर्गत पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी कृषि कार्य के अंतर्गत पाई जाती है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं ना, क्यों,
कि कृषि में यार बेटा कृषि कार्य करने के दौरान कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा भी आता है, समझ में आ गया, एक वक्त ऐसा भी आता है कि भारतीय किसान को कहीं ना कहीं, समझ में आ गया, बगैर किसी कार्य के बैठा हुआ रहना पड़ता है, समझ में आ गया। तो कृषि कार्य मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आ गया। अगर वर्षा सही समय पर आई, उचित मात्रा में आई, समझ में आ गया, तो फसलों का कहते हैं अपन बेटा बुवाई कार्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, फसलों का उत्पादन कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर वर्षा नहीं आई, मानसून सही समय पर नहीं आया, समझ में आ गया, तो कृषि के अंदर देखना बेटा फसलों का उत्पादन जो है कैसा होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। तो क्या होगा, जो लोगों को बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए था, रोजगार प्राप्त होना चाहिए था, नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, तो बराबर कौन सी बेरोजगारी बन जाती है, मौसमी बेरोजगारी। कौन सी बन जाती है, मौसमी बेरोजगारी। अब यहाँ चले हुए टॉपिक पर मैं आपको छिपी हुई और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा, उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे अपन, है ना। तो छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, कि मान लो बेटा ये कोई कार्य है, ठीक है ना, सपोज करना ये कोई कार्य है, ठीक है ना, और इस कार्य को यार करना बेटा कंप्लीट करने के लिए यहाँ, है ना, कितने मजदूर, 10 मजदूर इस कार्य को बराबर कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, है ना। अरे मैं तो यूँ कहूँ, जैसे ये मानो बेटा मैंने यहाँ कृषि कार्य लिख दिया, एग्जाम्पल है छोटा सा एक, है ना। तो कृषि कार्य के दौरान, है ना, कृषि का उत्पादन कार्य करने के दौरान 10 मजदूर किसी कार्य को करने में लगे हुए हैं यहाँ, है ना। अगर मैं ये कहूँ, है ना, कि इन 10 मजदूरों में से मैं 5 श्रमिकों को हटा दूँ, है ना, 5 मजदूरों को हटा दूँ, और यहाँ अब केवल कितने श्रमिक ही, है ना, कितने श्रमिक ही, 5 श्रमिक ही, है ना, इस कार्य को करने में लगे हुए हैं, है ना। तो सुनना बेटा कि पहले जो 10 मजदूर कृषि कार्य के अंतर्गत लगे हुए थे और बराबर क्या निकल के आ रहा था, उत्पादन निकल कर आ रहा था, ठीक है ना, आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना आगे क्या कह रहा हूं, है ना, कि अगर मैं इन 10 श्रमिकों में से, है ना, श्रमिकों का कुछ अनुपात वापस ले लूं, वापस हटा लूं, क्लियर, वापस हटा लूं। जैसे मैंने 10 श्रमिकों में से कितने श्रमिक ही रख दिए, यहाँ केवल 5, समझ में आ गया, और बाकी के श्रमिकों को मैंने इस कार्य में जो संलग्न थे उनको मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो हटाने के बावजूद भी, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं ना, तो हटाए गए श्रमिकों के बावजूद भी, है ना, बराबर कृषि कार्य के उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आ गया। हटाए गए श्रमिकों के अनुपात के बावजूद भी उसी कृषि कार्य के उत्पादन पर बराबर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आ गया। तो जितने श्रमिक, कितने श्रमिक, पहले 10 मजदूर मिलकर के जो कार्य कर रहे थे तब भी उत्पादन वही था, और 5 श्रमिकों को हटा दिया, उसके बावजूद भी यार करना बेटा कृषि के अंतर्गत उत्पादन वही था, समझ में आ गया। तो इसे ही कहते हैं यार करना बेटा छिपी हुई बेरोजगारी, या कहूँ तो बेटा इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने यहाँ बेरोजगारी के जो टाइप्स बताए हैं, प्रकार बताए हैं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, यहाँ तक आगे बढ़ाता हूँ मैं प्रश्न, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा यहाँ तक, है ना, आगे चलते हैं बेटा अपन, ना स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा यहाँ तक, आगे चलते हैं बेटा अपन, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्न के पूरे नाम बतलाइए, निम्न के बराबर क्या बतलाइए, पूरे नाम बतलाइए। तो आपके सामने अगले जो प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, उनका शॉर्ट है ना। जैसे मैं कहूँ UNDP का पूरा नाम, तो संक्षिप्त रूप कौन सा हो गया, UNDP। संक्षिप्त रूप की बात करें तो एक और है, जैसे HDI, क्या है बेटा, HDI, ठीक है ना, HDI संक्षिप्त रूप है, तो इसका भी बराबर कौन सा रूप बतलाइए, फुल फॉर्म बतलाइए, या कहूँ तो बेटा इसका भी पूरा नाम बतलाइए, क्लियर। ऐसे ही बन गया HDR, HDI अलग है और HDR अलग है, ठीक है ना। तो HDR का भी बराबर पूरा क्या बतलाइए, नाम बतलाइए, ठीक है ना। ऐसे ही अगला बन जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है ना। शरीर इंग्लिश वाला तो याद मत रखना भले, है ना, आप तो हिंदी में भी लिख कर आएंगे तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपका 1 नंबर पक्का है, कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो BMI का फुल फॉर्म, ठीक है ना, वैसे मैं बोल रहा हूं आपको फुल फॉर्म, है ना, बॉडी मास इंडेक्स, क्लियर, लेकिन इसको हिंदी में लिखना है, मैसेज में आ गया। तो क्या निकलेगा, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो ऐसे करके हमें, ठीक है ना, 4 एग्जाम्पल्स हैं जिनके हमें पूरे नाम निकालने हैं, ठीक है ना बेटा। चलते हैं आगे, है ना। देखिए निम्न का प्रश्न बना दो बेटा, मैंने आपको बता ही दिया कि निम्न के पूरे नाम लिखिए, क्वेश्चन बना देना अगला ना, निम्न के पूरे नाम, निम्न के पूरे नाम लिखिए,
निम्न के पूरे नाम लिखिए। पहला UNDP, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है ना, UNDP। जी क्रम आगे देखना बेटा। इसके बाद में अगले क्रम में हमारा अगला जिसका हमें फुल फॉर्म निकालना है H.D.I. ठीक है। तीसरा फुल फॉर्म निकालना है हमें, ध्यान देना बेटा, H.D.R. ठीक है। 3 हो गए, UNDP, HDI, HDR। चौथा देखिए बेटा, B, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख देना है ना, BMI, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था ना कि बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है। HDR, ह्यूमन, ठीक है बेटा, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आई से ऊपर वाला बता रहा हूं मैं आपको, है ना, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश में इनका फुल फॉर्म जो है ये निकल कर आता है, लेकिन इनका हमें हिंदी रूपांतरण क्या होगा वो निकाल के रखना है, ठीक है ना। तो UNDP का लिख देना बेटा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्लियर। और ये वही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है, जिसने सर्वप्रथम, बन जाता है प्रश्न यहाँ पे भी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, है ना, कि यह वही UNDP है, या कहूं तो बेटा वही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा सर्वप्रथम 1990 में, है ना, पहली बार, समझ में आ गया, पहली बार मानव विकास रिपोर्ट का बराबर क्या किया गया, प्रकाशन किया गया, क्लियर। और उसी समय से, कब से, 1990 से, समझ में आ गया, लगातार कौन, UNDP लगातार वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के लिए लगातार याद रखना बेटा, कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करते हुए आ रहा है। समझ लेना, ये बात पहले बता रहा हूं आपको, है ना, कौन, UNDP, और कब से, वर्ष 1990 से, समझ में आ गया, वर्ष 1990 से। अगर मैं आपको ये कहूं कि मानव विकास रिपोर्ट जो है सबसे पहले, है ना, कब और किनके नेतृत्व में, कब और किनके नेतृत्व में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट, समझ में आ गया, तो सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जो है कब और किनके नेतृत्व में तैयार की गई, तो इसका भी आंसर वही आएगा बेटा, सन कब, सन 1990 में, सन कब बेटा, सन 1990 में। और याद रखना बेटा, मानव विकास की अवधारणा किनके नेतृत्व में सबसे पहले तैयार की गई, आपको नाम बता दो बेटा, कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ है, डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है ना, उनका नाम है ये, है ना, जिन्होंने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट का याद रखना बेटा, जिनके नेतृत्व में मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, या कहूं तो बेटा तैयार किया गया, कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक। और कौन है ये, अर्थशास्त्री हैं, कौन है बेटा, अर्थशास्त्री हैं, और कहां से हैं, पाकिस्तान से, कहां से हैं, पाकिस्तान से। तो नीचे कोष्टक में इतना जरूर लिख देना कि ये कौन है बेटा, पाक अर्थशास्त्री, कौन है भाई, पाक अर्थशास्त्री, ठीक है। और डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाक अर्थशास्त्री हैं, जिनके नेतृत्व में सन, याद रखना बेटा, सन 1990 में, समझ में आ गया, सबसे पहले याद रखना बेटा, इनके नेतृत्व में मानव विकास रिपोर्ट को बराबर क्या किया गया, तैयार किया गया, क्लियर। आगे देखना बेटा, इधर आ जाइए दोबारा से, UNDP का फुल फॉर्म बराबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। अगला देखिए बेटा, HDI का पूरा लिख दो, H से मानव, ह्यूमन बना, ह्यूमन, मानव विकास सूचकांक, मानव, D से डेवलपमेंट, मानव विकास, और I से इंडेक्स, यानी कि हिंदी में निकालेंगे तो हो जाएगा सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। आ जाते हैं कभी कभी कि निम्न के बराबर पूरे नाम बतलाइए, ठीक है ना। तो UNDP बराबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, HDI बराबर मानव विकास सूचकांक, आगे निकालो बेटा HDR, किसका निकालना है, HDR, और HDR का मैंने आपको पहले बता दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, तो इसका मतलब हो जाता है मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। अच्छा जी, इसके बाद में बचा बेटा हमारे पास में एक और कौन सा, BMI, कौन सा बच्चा बेटा, BMI, ठीक है ना। और BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, B से बॉडी, MASS मास, INDEX इंडेक्स, ठीक है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स, लेकिन हमें तो इसका हिंदी रूपांतरण लिखना है, लिख देना बेटा शरीर द्रव्यमान
शरीर द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये हो जाती है बेटा फुल फॉर्म, ठीक है ना। यूएनडीपी, यूएनडीपी 1990 से लगातार मानव विकास रिपोर्ट का या कहूं तो बेटा मानव विकास सूचकांकों का लगातार क्या कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है, ठीक है ना। यूएनडीपी वर्ष 1990 से, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यूएनडीपी है ना विश्व के अधिकांश देशों के लिए याद रखना बेटा कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और किनको आधार मानकर, आधार जरूर रखना बेटा, एक तो ये देशों का वर्गीकरण करने के लिए, है ना, कौन, यूएनडीपी मानव विकास की दृष्टि से, है ना, कि कौन सा राष्ट्र अव्वल है, कौन सा राष्ट्र कहाँ पे आता है, कौन से स्थान पर है ना, कि इतने देश तो मानव विकास के लिए रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए और इन देशों में से भारत जो है इतने स्थान पर आता है, या भारत के अलावा अन्य देशों की पोजीशन क्या है कई के मामले में, मानव विकास के मामले में। बात समझ में आ गई। तो ये जो मानव का विकास का मापन किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट जो यूएनडीपी के द्वारा तैयार की जाती है, ये किनको आधार मानकर या किन मापदंडों को आधार मानकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन कौन से मापदंड होते हैं, समझ में आ गया। तो मापदंड में पहला बराबर प्रति व्यक्ति आय, मैंने आपको पहले बता दिया ना, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय के अलावा देखना बेटा यहाँ आगे निकल के आता है शिक्षा, या कहूँ तो बेटा शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा का भी मापन किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी राष्ट्र या कोई भी राज्य अगर शिक्षा के मामले में अव्वल है तो वहाँ मानव का विकास भी कैसा पाया जाएगा बेटा, उच्च पाया जाएगा। अगर प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है तो वह राज्य या कहूँ तो बेटा राष्ट्र, समझ में आ गया, मानव के विकास के मामले में भी कैसा पाया जाएगा, उच्च पाया जाएगा, समझ में आ गया। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाएं, स्वास्थ्य एक और मापक निकालना है ना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाएं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधाओं का भी किसी भी राज्य या कहूँ तो बेटा किसी भी देश के अंतर्गत मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने से पहले इस वाली सुविधा का भी याद रखना बेटा, क्या किया जाता है, अरे बेटा मापन किया जाता है। क्या किया जाता है, मापन किया जाता है ना। देखना बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं चलते चलते लास्ट यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बस आप, है ना। सुनो बेटा, जैसे दो राज्य हैं, ठीक है, एक तो है बेटा पंजाब, कौन सा है, पंजाब, ठीक है, और एक नीचे आता है बेटा केरल, कौन सा आता है, केरल, ठीक है। अब पंजाब की प्रति व्यक्ति आय, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ ना, पंजाब की कौन सी आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल राज्य की तुलना में अधिक है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ ना, तो दो राज्यों की तुलना चल रही है यहाँ पे ना, कि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय अधिक है कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में, केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में, क्लियर। लेकिन फिर भी है ना, केरल से हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय, है ना, केरल राज्य की तुलना में हरियाणा या पंजाब कोई भी हो, है ना, तो केरल राज्य की तुलना में पंजाब या हरियाणा कोई सा भी राज्य हो, है ना, पंजाब या हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। लेकिन फिर भी समझ में आ गया, मानव विकास के मामले में, कई के मामले में, मानव विकास के मामले में केरल जो है, समझ में आ गया, अरे बेटा कौन कौन से राज्यों से, अरे पंजाब या कहूँ तो बेटा हरियाणा जैसे राज्यों से, ठीक है, मानव विकास के मामले में प्रति व्यक्ति आय अधिक होते हुए भी, समझ में आ गया, केरल राज्य जो है याद रखना बेटा पंजाब और हरियाणा से, समझ में आ गया, मानव विकास की दृष्टि से याद रखना बेटा केरल राज्य जो है भारत में सबसे अव्वल पाया जाता है, या मानव विकास की दृष्टि से भारत में उच्च राज्य बराबर कौन सा है, केरल, कौन सा है, केरल। क्यों, क्योंकि केरल में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, समझ में आ गया, अरे पंजाब और हरियाणा में तो केवल प्रति व्यक्ति आय अधिक मिलती है, बस समझ में आ गया, जबकि केरल में, कौन से राज्य में, केरल में शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा है ना। मैंने आपको बताया था ना पहले लेसन में, तो शिक्षा का मतलब केरल में साक्षरता बराबर सर्वाधिक है, और कितनी है, 93.91%। बोलो आया कि नहीं आया, शिक्षा भी अधिक पाई जाती है, शिक्षा का स्तर उच्च पाया जाता है। इसके अलावा केरल में स्वास्थ्य प्लस याद रखना बेटा चिकित्सा की सुविधाओं का, ठीक है ना, स्वास्थ्य प्लस इकाई की सुविधाओं का, चिकित्साओं की सुविधाओं का स्तर भी केरल में उच्च पाया जाता है। इसीलिए याद रखना बेटा केरल में प्रति व्यक्ति आय कम होते हुए भी, समझ में आ गया, मानव विकास की दृष्टि से केरल जो है याद रखना बेटा भारत में सबसे उच्च स्थान पर या कहूँ तो बेटा अव्वल राज्य माना जाता है, ठीक है। उतार लेना बेटा यहाँ तक, ठीक है ना। बाकी अगला वीडियो आपके लिए फिर लेकर आते हैं, ठीक है बेटा, तब तक के लिए टेक केयर।